नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर आपका आज की क्लासेस में। और जो हमारी कल की क्लास थी वो था हमारा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश लिटरेचर, जिसमें हमने 450 से लेकर 1945 तक का जो ब्रिटिश हिस्ट्री में हमारा समय है, टाइम पीरियड है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है, उसके बारे में कल हमारी क्लास थी। अब हम जो आज पढ़ने जा रहे हैं, मैंने जैसे कि कल बताया था कि एक एक करके टाइम पीरियड के अनुसार आपको राइटर और उनके वर्क मैं करवा दूंगा। तो आज हम करने जा रहे हैं हमारा एंग्लो सेक्शन पीरियड और नॉर्मन पीरियड। जैसा कि मैंने बताया था कि एंग्लो सेक्शन का जो टाइम था वो 450 से लेकर 1066 का जो समय था वो एंग्लो सेक्शन पीरियड था, और 1066 से 1340 का जो समय है वो किसका पीरियड है? नॉर्मन का। और मैंने ये भी आपको बताया था कि 1066 है वो इम्पोर्टेंट, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है टाइम पीरियड है, क्योंकि उस समय क्या हुआ था, नॉर्मन लोग थे, उन्होंने एंग्लो सेक्शन पे क्या किया था, उन्होंने उनके बीच में लड़ाई हुई थी या उन्होंने उनके ऊपर जीत हासिल की थी, और इस युद्ध को क्या कहते हैं? नॉर्मन कॉन्क्विस्ट, या हम द बैटल ऑफ हेस्टिंग से नाम कैसे जानते हैं, 1066 में जो युद्ध हुआ था। तो आज हम पढ़ रहे हैं 450 से लेकर 1066 का समय, जो मैंने आपको बताया था कि एंग्लो सेक्शन का टाइम था। इसमें मैंने सब बातें आपको बता दी थी कि ब्रिटेन की खोज किसने की? किंग एल्फ्रेड ने। और ये ब्रिटेन नाम भी किसने दिया? किंग एल्फ्रेड, जो एक नाविक था, बाद में उस ब्रिटेन का क्या बन गया? वो राजा बन गया, और एक वो अच्छा लेखक भी था। यहाँ भी हम देखते हैं कि किंग एल्फ्रेड मैंने लिखा हुआ है, और राजा के साथ साथ उसने कुछ वर्क भी लिखे थे उस समय एंग्लो सेक्शन पीरियड में, और उसी ने ब्रिटेन की खोज की, और उसने नाम भी दिया ए डिस्टेंट शाइनिंग स्टार। और मैंने आपको बता दिया था कि बहुत सारी जातियां थी जो आपस में लड़ती रहती थी, जैसे जूट थे, डेन्स थे, सेक्शनी थे, या नॉर्मन्स थे, वाइकिंग्स थे, ये आपस में लड़ रहे थे इस लैंड पे कब्जा करने के लिए। और थोड़ा सा आपको और थोड़ी अंडरस्टैंडिंग के लिए बता दूं कि 350 तक जो रोमन्स थे उन्होंने इंग्लैंड के ऊपर राज किया। थोड़ा सा डिटेल में कर लेते हैं तो हमारी अंडरस्टैंडिंग है उससे अच्छी बढ़ जाती है। 350 तक रोमन्स का राज था। बार बार जो एंग्लो सेक्शन है वो आते रहे, उनकी फाइट चलती रही, लेकिन रोमन्स थे, उन्होंने कब्जा अपना नहीं छोड़ा। लेकिन 350 में क्या होता है कि रोमन्स थे वो समझ गए थे कि एंग्लो सेक्शन है वो हार मानने वाले नहीं है, हमें अपना राज्य छोड़ना पड़ेगा और यहाँ से चलना पड़ेगा। तो रोमन्स थे वो वहाँ चले गए थे, और 350 से 650 तक वहाँ कौन रहे? एंग्लो सेक्शन। इसके बाद कौन आ जाते हैं? एंग्लो सेक्शन लोग वहाँ पर आ जाते हैं, जिसको हम वैसे तो टाइम पीरियड 450 से मानते हैं, लेकिन उससे पहले भी 450 से 650 तक कौन रहते हैं? नॉर्मन्स रहते हैं, और उसके बाद एंग्लो सेक्शन है वहाँ आ जाते हैं। तो ये छोटी सी बात थी कि इससे पहले जो एंग्लो सेक्शन से पहले वो उस राज्य पे किसने राज किया था? रोमन्स ने राज किया था। छोटी मोटी आपस में उनकी फाइटें चलती रहती थी। और इस समय के जो दौरान जो मुख्य लैंग्वेज थी, ये बहुत बार क्वेश्चन आता है कि 450 से 1066 के बीच में जो वर्क लिखे गए वो कौन सी भाषा में थे? लैटिन भाषा में थे। जो एंग्लो सेक्शन थे उनकी भाषा क्या थी? उनकी भाषा क्या थी? लैटिन थी। और उसके बाद 1066 से 1340 तक जो साहित्य लिखा गया उसकी भाषा क्या थी? फ्रेंच थी, क्योंकि नॉर्मंडी से जो नॉर्मन्स लोग आए थे उनकी भाषा कैसी थी? फ्रेंच उनकी भाषा थी। और इसीलिए कहा जाता है कि जो चौसर का हम आगे टाइम पीरियड पढ़ेंगे तो चौसर ने 2 लैंग्वेज को बेस बनाया। किसको? लैटिन और फ्रेंच को। इंग्लिश भाषा को तो उसने शुरुआत की, लेकिन उसका जो पहले वर्ग थे या उसने जो कुछ पढ़ा वो किस भाषा में पढ़ा? लैटिन और फ्रेंच। तो लैटिन और फ्रेंच ने बेस का काम किया किसके लिए? इंग्लिश लिटरेचर के लिए। तो ये दोनों टाइम पीरियड मैंने आपको ये भी बता दिया था कि इसको हम किस में काउंट करते हैं? ओल्ड इंग्लिश पीरियड में इसको हमें काउंट करते हैं। तो इसके बाद हम इसके वर्क जान लेते हैं। देखो साथियों, ज़्यादा हमें डीप में जाने की जरूरत नहीं है। कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो एग्ज़ाम में कभी आई नहीं है, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम में अभी तक आया है, जो ओल्ड इंग्लिश या एंग्लो सेक्शन से, वही चीज़ें मैं आपको करवा रहा हूँ। वैसे तो
हम करते रहेंगे तो उसका कोई फ़ायदे वाली बात नहीं है। जो इम्पोर्टेंट है वही चीज़ें हम करेंगे। तो सबसे पहले जो पोएम थी, फर्स्ट पोएम थी ओल्ड इंग्लिश पीरियड की, वो कौन थी? सॉन्ग्स ऑफ विडसेट एंड डियोर। जो पहली ओल्ड इंग्लिश की अगर हम पोएम माने कि ओल्ड इंग्लिश में सबसे पहली पोएम कौन सी लिखी गई थी? सॉन्ग्स ऑफ विडसेट एंड डियोर। ये पहली पोएम थी जो ओल्ड इंग्लिश पीरियड में लिखी गई थी। और कौन सी भाषा में लिखी गई थी? लैटिन में। उसके बाद फर्स्ट हिस्टोरिकल बुक आ जाए। एग्जाम में बहुत बार आया है कि फर्स्ट हिस्टोरिकल बुक कौन सी थी? तो बिड्स हिस्ट्री थी बहुत बार। और बिड्स कौन है? एक राइटर है और उन्होंने जो हिस्ट्री लिखी थी उसके नाम से उन्होंने एक किताब लिखी थी जिसका नाम क्या था? बिड्स हिस्ट्री। इसके अंदर कहानी क्या है वो भी हम थोड़ी जान लेते हैं ताकि हमें याद रहे। किंग एथलबर्ड, अगर कभी आ जाए कि किंग एथलबर्ड कहाँ से लिए गए हैं नाम, तो बिड्स हिस्ट्री से। जो किंग एथलबर्ड थे, जो कैंट के किंग थे, उनकी शादी किसके साथ हो गई थी? बर्था के साथ। जो पेरिस की महारानी थी उसके साथ उसकी शादी हो गई थी। और जो किंग एथलबर्ड थे उन्होंने अपना धर्म परिवर्तन किया था। वो क्या बन गए थे? क्रिश्चियंस बन गए थे। तो ये सब कहानी है बिड्स हिस्ट्री में। इसके अलावा मैं बता दूं, आगे हम जब वो पढ़ेंगे चौसर का जो कैंटरबरी टेल पढ़ेंगे तो हम उसमें पढ़ेंगे कि जो पिलग्रिम है वो एक यात्रा पे जा रहे हैं। और जैसे कि हम किसी मेले पे जाते हैं तो उसी प्रकार उस समय जो लोग थे यात्रा पे जाते थे। और वो यात्रा थी सेंट थॉमस बेकेट की जो समाधि थी, टॉम थी, उसके ऊपर वो जा रहे थे। तो जो सेंट अगस्टिन है वो 597 में इंग्लैंड आए थे और इन्होंने धर्म प्रचार किया था। क्रिश्चियन धर्म को अपनाने के लिए प्रचार विस्तार किया था। और इनसे प्रभावित होकर जो किंग एथलबर्ड थे उन्होंने कौन सा धर्म अपना लिया था? क्रिश्चियनिटी का। तो अगर क्वेश्चन कभी आ जाता है कि सबसे पहले धर्म प्रचारक कौन थे जो इंग्लैंड के अंदर आए, तो सेंट ऑगस्टिन थे। और सेंट थॉमस बेकेट की समाधि है वो भी इससे संबंधित है। इसके बाद पढ़ेंगे फर्स्ट रीडल बुक। अगर फर्स्ट रीडल बुक आ जाए तो हमारी वो कौन सी है? एक्स्ट्रा बुक रिडल्स। एक्स्ट्रा बुक रिडल्स वो पहली किताब है जो एंग्लो सेक्शन और नॉर्मन्स के पीरियड के दौरान लिखी गई थी। बहुत बार ये एग्जाम में भी आया है। और उसके बाद सबसे शॉर्टेस्ट पोएम, अगर ओल्ड इंग्लिश पीरियड की पोएम फर्स्ट पोएम की बात करें तो सॉन्ग्स ऑफ विडसेट एंड डियोर है। लेकिन सबसे शॉर्टेस्ट पोएम की बात करें कि ओल्ड इंग्लिश पीरियड में सबसे शॉर्टेस्ट पोएम कौन सी थी, तो वो थी वाइफ्स लेमेंट, जो सिर्फ कितनी लाइनों की थी? 53 लाइनों में कविता लिखी गई थी। सबसे छोटी और ओल्ड इंग्लिश पीरियड की पोएम कौन सी है? वाइफ लेमेंट्स। उसके बाद चलते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट, जो बहुत बार एग्जाम में आया है और जब भी हम ओल्ड इंग्लिश पीरियड पढ़ेंगे तो इसको हमें पढ़ना ही पड़ेगा। इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। बी वुल्फ, आपको मैंने पहले भी बताया है और इससे पहले वाली वीडियो में मैंने जिक्र किया था कि ओल्ड इंग्लिश पीरियड में इफ़ वी नो द वर्क वी डोंट नो द राइटर एंड इफ़ वी नो द राइटर वी डोंट नो द वर्क। कई जो वर्क हैं उनके हमें लेखकों का पता नहीं है, ऑथर का पता नहीं है। और कुछ वर्क पता है तो हमें उसके लेखक का पता नहीं है, और लेखक का पता है तो उस वर्क का हमें पता नहीं है। तो इसी प्रकार ओल्ड इंग्लिश में जो बी वुल्फ है वो एक क्लासिकल एपिक है। जैसे हमारे यहाँ महाभारत है, इंग्लिश के अंदर पैराडाइज लॉस्ट है जॉन मिल्टन का, वो एक क्लासिकल एपिक है। उसी प्रकार जो ओल्ड इंग्लिश में एक एपिक था, एक महाकाव्य था, किस नाम से जानते हैं हम? बी वुल्फ के नाम से। और बी वुल्फ में मैं पहले भी बता सकता हूँ कि एक गिट्स की स्टोरी है। एक डेनिश किंग होता है और उसके राज्य के अंदर एक ग्रेंडल नाम का दानव होता है। ग्रेंडल, GRENDL, ग्रेंडल नाम का एक दैत्य होता है और बड़ा ही बड़ा राक्षस है। जैसे गुलिवर ट्रेवल्स में जो गुलिवर बहुत बड़ा महामानव होता है, उसी तरह ये ग्रेंडल एक महामानव राक्षस होता है। उसको मारने के लिए ये डेनिश किंग है होर्थगार जो राजा है वो किसको बुलाता है? बी वुल्फ को अपने राज्य में बुलाता है। और बी वुल्फ है वो शिवेलरी का प्रतीक है और वो आर्थेरियन हीरो है। आर्थेरियन साइकिल भी ओल्ड इंग्लिश में ही है, ठीक है, जिसके अंदर बी वुल्फ है वो
किसी भी राज्य को श्राप मुक्त कर सकता है, एक बहादुर योद्धा है। तो जो डेनिश किंग है वो बीवुल्फ को बुलवाते हैं और किसे मारने के लिए कहते हैं, ग्रेंडल को, और ग्रेंडल है उसको बीवुल्फ है वो मार देता है। और इसमें ऐसा भी कहानी में है कि जो ग्रेंडल था वो किसका बेटा था, बीवुल्फ का था, लेकिन फिर भी उसने उसको मारा क्योंकि वो एक शिवेलरी का प्रतीक है, मोरालिटी का प्रतीक है और बुराई को ख़त्म करने वाला हीरो था। तो इसमें कहानी जो हम बीवुल्फ में पढ़ते हैं, आप डिटेल में भी पढ़ सकते हो उसको, बीवुल्फ, ग्रेंडल और ग्रेंडल की मदर की कहानी है इसके अंदर। उसके बाद हम चलते हैं तो आगे जो स्टोरी है और आगे जो बुक है बिड्स डेथ सॉन्ग। जैसे मैंने बता दिया कि बिड एक राइटर है जिसने बिड्स हिस्ट्री भी लिखा है ओल्ड इंग्लिश पीरियड में, उसने बिड्स डेथ सॉन्ग भी लिखे हैं। जब बिड राइटर बीमार होता है तो वो अपने बारे में भी बहुत सारी कहानियाँ लिखता है, तो उस वर्क को हमने क्या बोला है, बिड्स डेथ सॉन्ग। इसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट है, नेट में कई बार आया है, हिस्टोरी रेगनम ब्रिटेनिया। तो ब्रिटेन की हिस्ट्री है वो किसने लिखी है, हिस्टोरी रेगनम ब्रिटेनिया। तो जेफरी मनमथ है, उन्होंने हिस्ट्री रेगनम ब्रिटेनिया नाम की पुस्तक लिखी है जो कब थी, ओल्ड इंग्लिश पीरियड में। उसके अलावा जो पोएम लिखी गई है, पल्स पोएम, जो साइने वुल्फ ने लिखी है, तो पल्स पोएम भी है इसके अंदर, जिसके अंदर 4-5 पोएमें उन्होंने कंपोज की थी। और फर्स्ट रिलीजियस बुक, जैसे कि हम आगे बाइबल के बारे में पढ़ेंगे, जॉन वैक्लिफ थे, उन्होंने जो बाइबल है न्यू टेस्टिमेंट को ट्रांसलेट किया इंग्लिश में। तो जो पहली रिलीजियस बुक थी वो कौन सी थी, कैडमैन्स बाइबल। और मैंने आपको ये भी बता दिया है कि इस सब वर्क किसके अंदर था, लैटिन और फ्रेंच के अंदर था, क्योंकि एंग्लो सेक्शन की जो लैंग्वेज थी वो क्या थी, लैटिन थी, और नॉर्मन्स की भाषा क्या थी, फ्रेंच थी। तो इसमें जो वर्क लिखा गया है वो लैटिन और फ्रेंच के अंदर लिखा गया है। और 1340 में जब चौसर आता है 1400 तक, तो उस समय हमारी इंग्लिश में शुरुआत होती है। लैटिन और फ्रेंच के साथ जो साहित्य है वो किस में लिखा जाता है, पहली बार इंग्लिश में, जो मास्टरपीस कैंटरबरी टेल लिखा गया है। उसके बाद फर्स्ट रिलीजियस बुक्स थी कैडमैन्स बाइबल, जो कैडमैन ने बाइबल लिखी है, और उसकी बाइबल के अंदर जो मुख्य बातें थी वो जीनस ए से, जीनस बी से, एक्सोडस और जूडियत डेनियल से ली गई है। और जो मुख्य राइटर हैं इसके, वैसे तो हमने जिक्र कर लिया है कि बेड ने बेड्स हिस्ट्री लिखी है, बेड्स डेथ सॉन्ग लिखी है, तो मुख्य राइटर जो ओल्ड इंग्लिश का कौन सा है, बिड्स है। और किंग एल्फ्रेड के बारे में मैंने बता दिया कि जो ब्रिटेन को ये नाम दिया है ब्रिटेन, वो किसने दिया था, किंग एल्फ्रेड, जो जर्मनी से एक सी यात्री था और उसने इस ब्रिटेन नाम के आइलैंड की खोज की थी। तो किंग एल्फ्रेड ने कुछ पुस्तकें भी लिखी है। साइने वुल्फ के बारे में बता दिया, जो पल्स पोएम लिखी है वो किसने लिखी है, साइने वुल्फ ने लिखी है। कैडमैन के बारे में लगा दिया, कैडमैन हाइमन्स भी है, इसके कुछ सॉन्ग भी है कैडमैन हाइमन्स के नाम से जिसको हमें जानते हैं, कैडमैन्स हाइमन, ये भी इनका वर्क है। ये भी एक बिब्लिकल वर्क है। बिब्लिकल वर्क का मतलब है बाइबल के ऊपर आधारित है। तो इन्होंने फर्स्ट रिलीजियस बुक लिखी थी कैडमैन्स बाइबल। और ये सब बातें थी हमारी ओल्ड इंग्लिश पीरियड के बारे में। ज़्यादा हमें इसके अंदर नहीं पढ़ना है, इतना अगर हमें याद हो जाता है तो इट्स क्वाइट इनफ, मोर देन इनफ हो जाता है। वैसे आप छोटी मोटी कहानियाँ जैसे बीवुल्फ है तो इसको आप डिटेल में पढ़ सकते हो, या आप हिस्टोरिया रेगनम ब्रिटेनिया बाय जेफरी मनमथ, इसको भी आप पढ़ सकते हो। बाकी इतने डिटेल में कभी भी पूछा एग्ज़ाम में नहीं गया है। नेट तक एग्ज़ाम में जब भी पूछा गया है क्वेश्चन लगभग कहाँ से बना है, यहाँ से। और लगभग जो क्वेश्चन पूछा गया है वो 90% तो जो ये डेट है, जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है, इसमें से पूछ लिया जाता है, या भाषा में से कि ओल्ड इंग्लिश की भाषा कौन सी थी, लैटिन थी या फ्रेंच थी, ये पूछ लिया जाता है। या जो ये 4 हमारे मुख्य राइटर हैं ओल्ड इंग्लिश के, इनमें से ये वर्क हैं, ये बार बार पूछे गए हैं। इसके अलावा ज़्यादा कोई ओल्ड इंग्लिश में हमें करने की ज़रूरत नहीं है। आगे जो हम क्लास करेंगे वो चौसर के बारे में करेंगे, 1340 से 1400। चौसर का जो पहला हमारा इंग्लिश का वर्क है द कैंटरबरी टेल्स, उसके बारे में हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। और वहाँ से जो हमारे मुख्य राइटर हैं वो शुरू होते हैं। हमारे इंग्लिश लिटरेचर की शुरुआत
जो फादर ऑफ पोइट्री भी बोलते हैं, तो वो कहाँ से शुरू होती है? चौसर एज से शुरू होती है। तो ये छोटी छोटी बातें थी हमारी ओल्ड इंग्लिश पीरियड के बारे में और नॉर्मन पीरियड के बारे में, ये सब मैंने आपको बता दिया है। तो साथियों, आज के लिए छोटी सी क्लास थी। टिल देन टेक केयर, कीप वॉचिंग माई वीडियोज़।